नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने कल के व्याख्यान में लज्जा सर का संक्षिप्त कथानक पढ़ा था। आज हम लज्जा सर के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। लज्जा सर की ये आरंभिक पंक्तियाँ देखिए। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। पहले व्याख्या करने से पूर्व आइए कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कोमल किसलय का आंचल अभिप्राय है वस्त्र के आंचल की तरह फैले हुए कोमल नवीन पत्ते। नन्ही कलिका मतलब छोटी सी कली। गोधूली बेला पशुओं के घर लौटने का समय। सांध्य बेला जिस समय उनके कदमों की छाप से आकाश में धूल छा जाती है। धूमिल पट यानी धूल और किंचित अंधकार के छा जाने से आकाश में धुएं का सा बना हुआ एक वस्त्र। दीपक का स्वर से अभिप्राय है दीपक की लो। यह अभिप्राय लक्षणा से निकला है। दीप्त मतलब चमकती। अब देखिए इसका प्रसंग यही है कि मनु ने श्रद्धा के समक्ष प्रणय निवेदन किया। प्रणय निवेदन के कारण श्रद्धा के हृदय में लज्जा मनोभाव बड़ी तीव्रता के साथ उत्पन्न हुआ, परंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन सा मनोभाव है जो मेरे हृदय में मुझे व्यथित और बेचैन किए जा रहा है। इसी कारण संध्या के समय एकांत में बैठी हुई श्रद्धा इस तरह से प्रश्न करती है जैसे कि कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, कि ये कौन सा मनोभाव है जो वस्त्र के आंचल की तरह फैले हुए कोमल नवीन सुकुमार पत्तों में एक छोटी कली की भांति छिपता हुआ सा दिखाई देता है। अर्थात कभी वह कली दिखाई देने लगती है और कभी आँखों से ओझल हो जाती है। या फिर गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, अथवा गोधूली के समय जबकि पशु चरकर अपने घर को लौटते हैं तो उनके संवेद कदमों की छाप से पूरा वातावरण में धूल छा जाती है। तो उसी गोधूली के समय धूल और अंधकार के कारण सर्वत्र आकाश में फैले हुए एक धुएं के पर्दे में मानो कोई दीपक की लो तनिक सी चमकती हुई दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इसका विशेष अर्थ। यहाँ पर दूसरा भी देख लेते हैं, फिर उसका विशेष एक साथ देख लेंगे। इसी प्रकार से मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववर्ती है। श्रद्धा पुनः प्रश्न करती है कि ऐसे लगता है जैसे मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, कि जैसे मधुर स्वप्नों के बाह्य वातावरण में भूल जाने के कारण मन की मस्ती, उन्माद यानी मस्ती, निखरता मतलब निखर उठती है और मन की सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से होती दिखाई देती है। अथवा सुरभित लहरों की छाया में जैसे सुगंधित लहरों में बुल्ले यानी बुलबुले, पानी के बुलबुले उठते हैं, विभव बिखरता जो, और वो अपना क्षणिक वैभव प्राप्त करके तुरंत ही
पुनः उन्हीं लहरों में समा जाती हैं। वैसे ही तुम मेरे हृदय में छिपकर अपना प्रभाव प्रकट करते हुए मेरी ओर एक नायिका की भांति बढ़ी चली आ रही हो। इसमें विशेष देखिए दोनों पद्यांशों में कि कवि ने यहाँ पर कली, दीपक की लो, मन की मस्ती और बुल्ले का विभव आदि उपमानों के द्वारा श्रद्धा के मन में लज्जा के भाव को जागृत होने का एक सजीव भावबिंब प्रस्तुत किया है। दूसरा, इसमें लज्जा का मानवीकरण करके कवि ने एक ऐसी नायिका का चित्र प्रस्तुत किया है जो माया से लिपटी हुई है और अधरों पर उंगली रखे हुए आँखों में आंसू भरकर जैसे किसी के पास जाती है। लज्जा जैसे अमूर्त भाव का यहाँ मूर्तिकरण अत्यंत ही सजीव बन पड़ा है और लज्जा के कारण देखा जाए तो एक युवती में ये सभी चेष्टाएँ देखने को मिलती है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। तीसरा, कवि ने लज्जा की उपमा एक नायिका से की है, इसलिए पूरे पद में मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। दीपक के स्वर में लक्षण लक्षणा है, क्योंकि यहाँ स्वर का अर्थ स्वर या ध्वनि न होकर ज्योति या लो सी है। यहाँ पर स्वर शब्द अपना अर्थ बिल्कुल छोड़ देता है। संपूर्ण सर्ग में पादाकुलक छंद है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 चौकनों से कुल 16 मात्राएं होती है और अंत में एक गुरु होता है। और एक प्रकार से इन दोनों पद्यांशों में लज्जा मनाभाव का मूर्तिकरण हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है। अगला पद्यांश देखिए। स्मित बन जाती तरल हंसी, नैनों में भरकर बाँक पना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। यहाँ प्रसंग पूर्ववर्ती है। श्रद्धा संध्या के समय बैठी हुई है और अपने आप से ही प्रश्न करती है जब उसके मन में हृदय में लज्जा मनोभाव उदित होता है। तो श्रद्धा कहती है स्मित बन जाती तरल हंसी। शाब्दिक कर देखिए, स्मित यानी मंद मुस्कान, तरल हंसी से अभिप्राय है तीव्र हंसी या खिलखिलाकर हंसना। बाँकपना यानी तिरछापन या वक्रता। प्रत्यक्ष यानी जो आँखों के सामने हो या वास्तविक। सपना बन जाना यानी अवास्तविक हो जाना या आँखों से ओझल हो जाना। अब अर्थ देखिए। श्रद्धा कहती है कि अरे तुमने मेरे भीतर कितना परिवर्तन कर दिया है। स्मित बन जाती तरल हंसी। तरल हंसी मतलब मैं पहले खूब खिलखिलाकर हंसती थी और मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता था, किंतु अब तुम्हारे उत्पन्न होने के कारण संकोच ने मुझे इतना दबा लिया है कि मेरी वह तीव्र हंसी जो है स्मित यानी मंद मुस्कान बन गई है। नैनों में भरकर बाँकपना। पहले मेरे नेत्र बिल्कुल सरल और भोले भाले थे, मासूमियत थी उसमें, परंतु अब उन नेत्रों में तिरछापन आ गया है। अर्थात अब मेरी अभिलाषा कटाक्ष करने की होती है। प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। और प्रतिक्षण मैं वैसी मादक कल्पनाओं में डूबी रहती हूँ जो आँखों से प्रत्यक्ष देखती हूँ, यानी आँखों से स्पष्ट दिखाए ऐसी मादक कल्पनाओं में डूबी रहती हूँ कि जो प्रत्यक्ष देखती हूँ, यानी जो कुछ वास्तविक है वह भी, वास्तविक जगत भी मुझे स्वप्न के समान अवास्तविक लगता है। अतः तुम बताओ कि तुम कौन हो। इसका विशेष देखिए, यहाँ पर कवि ने एक अनुरागपूर्ण युवती का एक सजीव रूप बिंब प्रस्तुत किया है। यह बिल्कुल उचित भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नारी युवा जीवन से पहले बचपन में खूब खिलखिलाकर हंसती थी। उसके नेत्र भी भोले और सुकुमार रहते हैं और यह संसार भी जैसा है उसे वैसा ही दिखाई देता है।
परंतु युति होते ही जब उसके हृदय में अनुराग का भाव उदय होता है, तभी से उसकी काया पलट हो जाती है। अब वह पहले की तरह खुलकर नहीं हंसती, अपितु मंद मंद मुस्कुराती है। अब उसके नेत्रों में सरलता और भोलापन नहीं होता, बल्कि वक्रता आ जाती है, और निरंतर मादक कल्पनाओं में डूबे रहने के कारण वो सदैव मधुर स्वप्न देखती रहती है, अर्थात वास्तविकता से दूर हो जाती है। वास्तविक जीवन में भी वो स्वप्न या अवास्तविकता को ही देखती है। नारी अवस्था के इस अद्भुत परिवर्तन का चित्रण कवि ने अत्यंत ही सुंदर भाव से किया है। अगला देखिए। मेरे सपनों में कलरव का संसार आँख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। सपने यानी स्वप्न के तुल्य मादक कल्पनाएं। कलरव का संसार मतलब कलरव यानी पक्षियों का मीठी ध्वनि करना या पक्षियों का मीठी ध्वनि करने वाले पक्षियों का संसार, किंतु लक्षणा से इसका अभिप्राय है इच्छा और अभिलाषाओं का संसार। अनुराग समीर यानी प्रेम रूपी वायु। तिरता सा मतलब तैरता हुआ, और इतराता सा मतलब इतलाता हुआ सा। प्रसंग वही है। श्रद्धा पुनः कहती है कि अरे तुमने यह कैसा परिवर्तन कर दिया कि जिस तरह प्रातः होते ही सभी पक्षीगण जाग उठते हैं और मधुर स्वर में कलरव करने लगते हैं, और उनका वह कलरव हवा की लहरों पर तैरता हुआ चारों ओर इठलाता हुआ सा डोलने लगता है, उसी प्रकार से मेरी मधुर कल्पनाओं में अनेक इच्छाएं अभिलाषाएं जाग उठी है, और उन अभिलाषाओं की मधुर ध्वनि मेरे हृदय में व्याप्त प्रेम रूपी हवा पर तैरती हुई चारों ओर इठलाती हुई सी दिखाई देती है। अर्थात कहने का प्रय है कि तुम्हारे कारण ही मेरे हृदय में अनुराग से भरी हुई अनेक अभिलाषाएं उठ रही है, अतः तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। यहाँ पर कवि ने कलरव के संसार द्वारा लज्जा मनोभाव के जागृत होते ही हृदय में गूंजने वाली अभिलाषाओं का सुंदर भाव बिंब प्रस्तुत किया है। प्रभातकालीन कलरव के संसार में एक नवीन प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। कलरव के संसार में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, और कलरव के संसार के आँख खोलने में विशेषण विप्रिय अलंकार भी है। अनुराग समीर मतलब प्रेम रूपी वायु में रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। अगला देखिए। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को जीवन भर केवल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अभिलाषा अपने यौवन से अभिप्राय है अभिलाषा अत्यंत तीव्र होकर, बल वैभव अर्थात संपूर्ण शक्ति, सत्कृत मतलब सत्कृत करती यानी स्वागत करती, दूरागत यानी दूर से आए हुए। श्रद्धा कहती है दूर से आए हुए। इसमें श्रद्धा कहती है कि अरे जब मेरे हृदय में उत्कट अभिलाषा अपने यौवन में अर्थात अभिलाषाएं अत्यंत तीव्र होकर उत्पन्न होती है, उठती उस सुख के स्वागत को जो मुझे अपने प्रिय से मिलने वाले था, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी संपूर्ण जीवन भर के बल स्वागत से सत्कृत करती दूरागत को। दूरागत यानी प्रिय, दूर से आया हुआ अर्थात प्रिय। कहने का प्राय है कि जब मेरे हृदय में उत्कट अभिलाषाएं उठती उस सुख के स्वागत को, उस सुख को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होती है,
जो सत्कृत करती दूरागत को, जो मुझे अपने प्रिय से मिलने वाला था, तब मैं अपने जीवन की बल वैभव यानी संपूर्ण शक्ति से दूर से आए हुए अपने प्रेमी का सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी। अर्थात कहने का प्राय है कि नारी के हृदय में जब लज्जा मनोभाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके हृदय में अनेक अभिलाषाएं अपने प्रिय से मिलने की, उससे प्राप्त सुख के लिए उठने लगती है और वह उस प्रिय को स्वागत करने के लिए तुरंत आगे बढ़ जाती है। अगली पंक्तियाँ देखिए। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्जर में धस करके मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। परंतु आगे कहती हैं कि किरणों का रज्जु का अभिप्राय है किरणों से बनी हुई रस्सी है, परंतु लक्षणा से इसका अभिप्राय है उत्कट अभिलाषाओं की बनी हुई रस्सी। अवलंबन यानी सहारा, रस का निर्जर यानी प्रेम का झरना, आनंद शिखर, रस के निर्जर में धंसना मतलब प्रेम पूर्वक समागम करना, और आनंद शिखर यानी आनंद रूपी पर्वत की चोटी। तो आगे कवि कहता है कि जैसे ही मैं अपने प्रेमी का सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी, तभी किरणों का रज्जु समेट लिया, तभी तुमने न जाने क्यों मेरे हृदय में संकोच पैदा करके मेरी अभिलाषाओं की उस रस्सी को खींच लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती। अवलंबन मतलब सहारा, जिसका सहारा लेकर के मैं प्रेम के झरने में प्रवेश करते हुए आनंद की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, या प्रिय से प्राप्त होने वाले आनंद, प्रिय से आनंद प्राप्त करने के लिए उस आनंद की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करी थी। अतः तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। दोनों पद्यांशों का विशेष देखा जाए तो यहाँ पर कवि ने लज्जा का एक सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, और वह दृश्य बिंब यह है कि जैसे एक ऊंचा पर्वत है जिस पर मानो दूर से आया हुआ प्रेमी खड़ा है और जिसका स्वागत करने के लिए उस पर्वत के नीचे उसकी प्रेयसी खड़ी है, और दोनों के बीच उस पर्वत पर एक झरना बह रहा है जिसमें होकर जाना कठिन दिखाई देता है, परंतु पर्वत से नीचे की ओर एक रस्सी लटकी हुई है जिसे पकड़कर वह प्रेयसी झरने में धंसती हुई पर्वत की चोटी पर चढ़ सकती है और अपने प्रेमी से मिल सकती है। परंतु इतने में ही कोई उस ऊपर रस्सी को ऊपर की ओर समेट लेता है और वह प्रेयसी विवश होकर वहीं खड़ी रह जाती है। इस बिंब में पर्वत जो है वो आनंद शिखर है, प्रेमी मनु है, उसके स्वागत के लिए खड़ी हुई प्रेयसी या प्रेमिका श्रद्धा है, बीच में बहने वाला झरना प्रेम का है और वह लटकी हुई रस्सी अभिलाषा की है और उसको खींचने वाली है लज्जा। अतः इन 8 पंक्तियों में यानी प्रारंभ की 4 पंक्तियों में यानी चारों पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अगला देखिए। चूने में हिचक देखने में पलके आँखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक सहसा रुकती है। हिचक मतलब झिझक, कलरव परिहास भरी गूंजे का अभिप्राय है मधुर हास परिहास से भरी हुई बातें। श्रद्धा कहती है कि अरे ये कौन सा मनोभाव है जिसने मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है और जिसने मेरी सारी स्वतंत्रता को छीनकर मुझे न जाने कैसा बना दिया है, कि पहले छूने में हिचक, कि पहले मुझे मनु को छूने में तनिक भी संकोच या झिझक नहीं होती थी, परंतु अब उन्हें छूने में मुझे झिझक महसूस होती है। देखने में पलकें आँखों पर झुकती है, और जब देखने के लिए उत्सुक होते हुए मैं उनकी ओर देखती हूँ तो मेरी आँखों से पलक ऊपर की ओर नहीं उठती, अपितु लज्जावश यानी इस मनोभाव के कारण सीधे नीचे की ओर ही झुकी रहती है।
कलरव परिहास भरी गूंजी। पहले मैं मनु के साथ मधुर हास परिहास से भरी हुई बातें करना चाहती थी या कर लेती थी, परंतु अब वे सभी बातें होठों तक सहसा रुकती, होठों यानी होठों तक आकर सहसा यानी अचानक रुक जाती है। इसलिए वे बताओ, ये मनोभाव तुम कौन हो। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने एक सल्लज यानी लज्जा युक्त युवती का अत्यंत मनमोहक शब्दों में रूप बिंब अंकित किया है, क्योंकि प्रायः लज्जा के कारण युवती की दशा ऐसी ही हो जाती है कि उसे अपने प्रिय को छूने में हिचक होती है, देखने में भी झिझक होती है और देखने के लिए पलकें ऊपर की ओर नहीं उठती। और इतना ही नहीं, अपनी प्रेमी से मधुर भाषण या वार्तालाप करने में भी वह अत्यंत सकुचाती है। अतः कवि का यह वर्णन पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। आगे देखिए, संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रही, भाषा बन भौहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। रोमाली का अभिप्राय है रोम की पंक्ति यानी शरीर के रोम की पंक्ति। बरसती यानी निषेध करती या रोकती हुई। भ्रम में पड़ी रही मतलब स्पष्ट नहीं हो सकी, ठीक ठीक समझ में आते नहीं बनी। श्रद्धा पुनः कहती है इसी प्रसंग में कि अरे तुमने यह क्या कर दिया कि मेरा सारा शरीर रोमांचित हो गया है और ये समस्त रोम समूह आज खड़ा होकर मुझे चुपचाप बरसती खड़ी रही, खड़ा होकर आज मुझे चुपचाप अनुराग भरी वाणी बोलने से बरसती यानी रोक रहा है, या कहिए कि अनुराग भरी वाणी न बोलने का संकेत कर रहा है। और इसी कारण मेरे अनुराग की उस भाषा को मेरी काली काली भौहों की रेखाएं, भ्रकुटी यानी भौहों की रेखाओं से मैं उस अनुराग को प्रकट करना चाहती हूँ, परंतु न जाने तुमने एक ऐसा संकोच हृदय में भर दिया है कि अनुराग को भौहों के संचालन के द्वारा भी मैं प्रकट नहीं कर पाती और भौहें मेरे लिए मात्र एक काली रेखा सी बनी पड़ी रह गई हैं। और भौहों की सरल काली रेखाओं के समान ही मेरे अनुराग की भाषा भी अक्षर विहीन केवल काली रेखाओं के रूप में स्पष्ट हो जाती है, जिसे मैं भ्रम में पड़ता, जिसमें मैं समझ नहीं पाती हूँ, अपने प्रेमी के समक्ष उन बातों को, अपने मन की बातों को प्रकट नहीं कर पाती हूँ। तो तुम ही बतलाओ कि तुम कौन हो। विशेष में देखिए, पहला तो कि यहाँ पर कवि ने लज्जा के दो व्यापारों का उल्लेख किया है। पहला तो कि एक युवती के हृदय में जब लज्जा भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे प्रेम पूर्ण वाणी बोलने में संकोच होता है, किंतु उस संकोच के कारण कई बार वह मुख से कुछ न बोलकर अपने अनुराग को भौह संचालन के द्वारा व्यक्त करना चाहती है, परंतु तब ये दूसरा कार्य व्यापार भी लज्जा पुनः उस भ्रकुटी संचालन को भी रोक देती है। इन लज्जावश युवती वह भी नहीं कर पाती है और उसकी अनुराग भावना एक अस्पष्ट भाषा की तरह एक काली रेखा के समान ही अव्यक्त रह जाती है। दूसरा बिंदु देखिए, यहाँ पर कवि ने अनुराग की भाषा की तुलना भौहों की काली रेखाओं के कारण काली रेखाओं से की है और दोनों को ही लज्जा के कारण भ्रम में पड़ा हुआ बताया कि जिस तरह से भ्रकुटी संचालनहीन भौहों की सीधी और सरल रेखाओं से अनुराग प्रकट नहीं होता, उसी तरह अक्षरहीन सीधी और सरल काली रेखाओं से कोई भी अनुराग की भाषा प्रकट नहीं होती। अतः ये बहुत ही सुंदर और मार्मिक उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। और भाषा भन भौहों की काली रेखा से में उपमा अलंकार है, लज्जा का एक सजीव भाव बिंब प्रस्तुत किया गया है। अपने अगले व्याख्यान में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे।
धन्यवाद।